भूजल प्रदूषण प्रदूषित सतही जलभृतों में गिरता रहता है, जिससे हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ फैलते हैं। कीटनाशक और औद्योगिक अपशिष्ट जैसे विषैले रसायन भूजल में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे समय के साथ इसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। देश में भूजल संसाधनों के विकास और प्रबंधन को विनियमित एवं नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 की उपधारा 3 के तहत केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन किया गया। केंद्रीय भूजल बोर्ड का गठन 1970 में तत्कालीन अन्वेषणात्मक नलकूपों संगठन का नाम बदलकर किया गया था। केंद्रीय भूजल बोर्ड वर्ष 1997 से देश में भूजल के विकास और प्रबंधन को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के रूप में कार्य कर रहा है। जलभृत चट्टान और या तलछट का एक पिंड है जो भूजल को संग्रहित करता है। भूजल शब्द का प्रयोग उस वर्षा को वर्णित करने के लिए किया जाता है जो सतह से परे मृदा में रिसकर जमीन के नीचे खाली स्थानों में एकत्र हो जाती है। जलभृत सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, परिशुद्ध और अपरिशुद्ध। सामान्य भूजल संदूषण में अंतर्देशीय लवणता प्रभावित क्षेत्र राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु। स्रोत के कारण प्राकृतिक लवणता भूजल पर विचार किए बिना सतही जल सिंचाई, जलभराव, वाष्पीकरण निवारण विकल्प में रिवर्स ऑस्मोसिस, आयन विनियमन, जल प्रबंधन प्रथाएं। तटीय लवणता गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पांडिचेरी के तटीय क्षेत्र। स्रोत में स्रोत के कारण समुद्री जल का प्रवेश, सतही जल, नमक के मौजूद मैदानों से निछालन, नौवहन नहरें। निवारण विकल्प में रिवर्स ऑस्मोसिस, आयन विनियमन, मीठे जल भंडारों से निकासी को नियंत्रित करना। फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। स्रोत और कारण में भूगर्भिक उत्पत्ति, चट्टान और फ्लोराइड खनिज। उदाहरण के लिए फ्लोराइड एपेटाइट। निवारण विकल्प अवशोषण, सक्रिय एल्यूमिना, आयन विनियमन, नालगोंडा तकनीक, रिवर्स ऑस्मोसिस। आर्सेनिक पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ में प्रभावित है। आर्सेनिक और मुख्य कारण है भूगर्भिक स्रोत, अवसादी संरचनाएं, ज्वालामुखी जैसे छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़, कटोरी, भ्रंश क्षेत्र। निवारक विकल्प आर्सेनिक मुक्त जलभृतों से भूजल, सतही जल का उपयोग, सतही जल के साथ अणु है, तनुकरण और शोषण। आयरन असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। कई राज्यों में स्थानीयकृत क्षेत्र। कारण भूगर्भिक उत्पत्ति, कार्बनिक क्षय, सूक्ष्मजीव गतिविधि, निम्न पीएच, रेडॉक्स क्षमता। निवारक उपाय में रासायनिक ऑक्सीकरण, वातन, आयन विनियमन विधियाँ। नाइट्रेट प्रभावित क्षेत्र, जलोढ़ मैदान, भारत भर में गहन कृषि क्षेत्र। कारण है उर्वरक, सेप्टिक प्रणाली, पशुधन, खाद, सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थ। निवारक उपाय में नाइट्रेट, फिनाइल की रोकथाम, नाइट्रेट निछालन की रोकथाम, तनुकरण, भूजल का उपचार, डिनाइट्रिफिकेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस। भूजल में यूरेनियम प्रदूषण WHO के मानक 30 माइक्रोग्राम प्रति लीटर ppb, AERB मानक में 60 UG प्रति लीटर ppb। रेडियोलॉजिकल शीर्ष राज्य में 30 UG
प्रति लीटर से अधिक। पंजाब 24.2%, हरियाणा में 19.6%, तेलंगाना 10.1%, दिल्ली में 11.7%, राजस्थान में 7.2%। शेष राज्य जहाँ 60 यूजी प्रति लीटर से अधिक है, पंजाब में 6%, हरियाणा में 4.4%, दिल्ली में 5%, तेलंगाना में 2.6%, राजस्थान में 1.2%। प्रभावित जिले की बात करें तो यूरेनियम प्रदूषण में प्रभावित 18 जिले, 18 राज्यों में 151 जिले। स्वास्थ्य जोखिम, गुर्दे की विषाक्तता, संभावित कैंसर का खतरा। उपचार के तरीके में रिवर्स ऑस्मोसिस, झिल्ली पृथक्करण, स्कंदन और वर्षण। AERB परमाणु ऊर्जा नियामक मोड 1983, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के अनुसार स्थापित किया गया। भूजल स्तर की निगरानी और स्थिति की बात करें तो पैरामीटर में निगरानी आवृत्ति, डेटा या विवरण में साल में 4 बार, मार्च से मई, अगस्त, नवंबर, जनवरी। 5 MBGL तक जल स्तर वाले कुएं 67.2%। निगरानी किए गए कुएं दीर्घकालिक उतार चढ़ाव में नवंबर 2022 बनाम 2012 से 61.1%। मॉनिटर किए गए कुओं में भूजल स्तर में वृद्धि देखी गई है। 10 मीटर तक जल स्तर वाले कुएं में 88.7%। निगरानी किए गए कुएं 40 मीटर से अधिक जल स्तर वाले कुएं चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड में। अतिदोहित मूल्यांकन इकाई 2022 में 16 राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों में 14%, 7,089 में से 1,006 इकाइयाँ। पंजाब की अतिदोहित इकाइयाँ 2022 में 76.47%। प्रमुख सरकारी पहलें और कार्यक्रम, जल शक्ति अभियान JSA, जल संकट वाले ब्लॉकों के लिए वर्ष 2019 में शुरू किया गया। वर्षा जल संचयन पर ध्यान देने के साथ वर्ष 2023-21 से देश भर में विस्तार किया गया। अमृत सरोवर मिशन, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रति जिले 75 जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए 24 अप्रैल 2022 को शुरू किया गया। अटल भूजल योजना, भूजल के सतत प्रबंधन के लिए गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 6,000 करोड़ रुपए योजना। CGWA विनियमन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत भूजल निष्कर्षण को नियंत्रित करता है। इस संदर्भ में दिशा निर्देश 29 मार्च 2023 को संशोधित किए गए। राष्ट्रीय जलभृत मानचित्र में 25.15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कवर किया गया। हस्तक्षेप के लिए राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों के साथ रिपोर्ट साझा की गई। कृत्रिम रिचार्ज के लिए मास्टर प्लान 185 BCM, जल के दोहन के लिए 1.42 करोड़ ब्रॉन्ज भरण संरचनाओं की परिकल्पना की गई है। कार्यान्वयन के लिए राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है। मॉडल भवन उपनियम 2016, 100 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र वाले भूखंडों पर भवनों के लिए वर्षा जल संचयन अनिवार्य 35 राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाया गया। भूजल आकलन में केंद्रीय स्तर के विशेषज्ञ समूह द्वारा समय पर निगरानी की जाती है। जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय में जैव उपचार, मृदा या जल के संदूषण, प्रदूषक या अवांछित पदार्थों को हटाने के लिए जीवित जीवों का उपयोग किया जाता है। आनुवंशिक इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग करके सूक्ष्म जीवों को विशेष रूप से जैव उपचार के लिए निर्मित किया जा सकता है। इन सिटू आंतरिक संरक्षण स्थल पर जैव उपचार, बायो बंटिंग, दूषित मृदा में कुओं के माध्यम से पोषक तत्वों की आपूर्ति, जिससे बैक्टीरिया की वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। बायोस्पैर्जिंग भूजल में ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ाने और बैक्टीरिया द्वारा दूषित पदार्थों की जैविक क्षरण की दर को
बढ़ाने के लिए जल स्तर के नीचे दबाव में हवा की इंजेक्टिंग की जाती है। जैव संवर्धन क्षरण प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए सूक्ष्म जीवों को दूषित स्थल पर आयात किया जाता है। जैव उपचार तकनीकी का उपयोग करते हुए टेरी ने ऑयल जैमर और आइलियोवोरस नामक बैक्टीरिया का मिश्रण विकसित किया, जो तेल दूषित स्थानों के प्रदूषण को नष्ट कर देता है, जिससे कोई हानिकारक अवशेष नहीं बचता है। एक्सीटिव जैव उपचार भूकृषि लैंडफॉर्म में दूषित मृदा को तैयार क्यारी पर फैला दिया जाता है। उसे नियमित रूप से जोता जाता है ताकि उनमें हवा आए तथा सूक्ष्मजीवी गतिविधियों को बढ़ावा मिले। सूक्ष्मजीवी मृदा में उपस्थित कार्बनिक प्रदूषकों को विघटित कर देता है तथा अंततः इसे स्वच्छ बना देता है। बायोरिएक्टर इसके लिए एक इंजीनियर्ड कंटेनमेंट सिस्टम के माध्यम से दूषित जल के प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है। कंपोस्ट बनाना प्रकृति द्वारा विघटित कार्बनिक पदार्थों को समृद्ध मृदा में पुनः चक्रित करने की प्रक्रिया, जिससे कंपोस्ट के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए बैसिलस फ्लेक्सस और एसिनेटोबैक्टर जूनई दोनों बैक्टीरिया में एक विशेष जीन होता है जो आर्सेनिक विषकरण में सहायता करता है। वायवीय और एनारोबिक जैव निम्नीकरण में अंतर। एनारोबिक जैव निम्नीकरण जैव 99% से अधिक रोगजनक निष्क्रियता होती है। वायवीय जैव निम्नीकरण में अधूरे वातन के कारण दुर्गंध आती है। एरोबिक जैव निम्नीकरण में पूर्ण अवायवीय स्थितियाँ होती हैं। वायवीय जैव निम्नीकरण बलपूर्वक वातन आवश्यक है, जो ऊर्जा का गहन होता है। एनारोबिक जैव निम्नीकरण में कीचड़ स्लज का उत्पादन काफ़ी कम होता है। वायवीय जैव निम्नीकरण में भारी मात्रा में कीचड़ स्लज उत्पन्न होता है। एनारोबिक जैव निम्नीकरण में एक बार में जीवाणु संपोषण पर्याप्त होता है। वायवीय जैव निम्नीकरण में बैक्टीरिया या एंजाइमों को बार बार प्रवेश कराने की आवश्यकता होती है। एरोबिक जैव निम्नीकरण में न्यूनतम रखरखाव और कोई आवृत्ति लागत नहीं होती। वायवीय जैव निम्नीकरण में रखरखाव और आवृत्ति लागत अधिक होती है। एरोबिक जैव निम्नीकरण में अवायवीय जीव डिटर्जेंट या फिनाइल को भी विघटित कर सकते हैं। वायवीय जैव निम्नीकरण में डिटर्जेंट सहन नहीं कर सकते हैं। घरेलू उपचार के लिए सीवेज जल उपचार, इसमें निलंबित ठोस पदार्थ, बैक्टीरिया, शैवाल, वायरस, कवक और लौह एवं मैंगनीज जैसे खनिज शामिल हैं। इन प्रदूषकों को हटाने में शामिल प्रमुख प्रक्रियाएं हैं स्पंदन या उर्णन। स्पंदन में फेरिक सल्फेट तथा सोडियम एल्युमिनियम सल्फेट जैसे स्कंदन कारकों को अनुपचारित जल में मिलाया जाता है। निस्पंदन फिल्टर रेट और बजरी की परतों से बनाए जाते हैं तथा कुछ परिस्थितियों में कुचले हुए एंथ्रेसाइट कोयले से भी बनाए जाते हैं। निस्पंदन जल में निलंबित अशुद्धियों को एकत्रित करता है और कीटाणु शोधन की प्रभावशीलता को बढ़ाता है। कीटाणु शोधन पीने के जल में क्लोरीन या क्लोरीन यौगिकों को मिलाना क्लोरीनीकरण कहलाता है। जल वितरण प्रणाली में प्रवेश करने से पहले जल को क्लोरीन का उपयोग करके कीटाणु रहित किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रोगजनक नष्ट हो जाए। यह जल में कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कहवे के यौगिकों के साथ मिलकर क्लोरोफॉर्म और अन्य संभावित हानिकारक उप उत्पादों का उत्पादन कर सकता है। पीने के जल को कीटाणु रहित करने के लिए ओजोन गैस का उपयोग किया जा सकता है। हालांकि ओजोन अस्थिर और
अस्थिर है, इसलिए इसे संग्रहित नहीं किया जा सकता है। इसमें इसके स्थल पर इसे उत्पादित करना पड़ता है, स्थल पर ही उत्पादित करना पड़ता है, जिससे यह क्लोरीनीकरण की तुलना में अधिक महंगा हो जाता है। फ्लोराइजेशन, जल फ्लोराइडेशन सार्वजनिक जल आपूर्ति में फ्लोराइड नियंत्रित समायोजन है, जिसका उद्देश्य केवल दांतों के क्षरण को कम करना या प्राकृतिक रूप से यह फ्लोराइड संयोजित करके हो सकता है। घरेलू स्तर पर डिफ्लोरीनीकरण जल में एल्युमिनियम सल्फेट फिटकरी का घोल, चूना या सोडियम कार्बोनेट और ब्लीचिंग पाउडर की पर्याप्त मात्रा मिलाकर किया जा सकता है, जो क्षारीयता तथा फ्लोराइड की मात्रा पर निर्भर करता है। BIS ने पेयजल के लिए 1.0 मिलीग्राम प्रति लीटर वांछनीय तथा 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर अनुमेय सीमा निर्धारित की है। पीएच सुधार वितरण प्रणाली और ग्राहकों की पाइपलाइन में जंग को कम करने के लिए पीएच को समायोजित करने एवं प्राकृतिक रूप से मृदु जल को स्थिर करने के लिए फिल्टर किए गए जल में चूना मिलाया जाता है। आयरन को हटाना, BIS ने आयरन के लिए 0.3 मिलीग्राम प्रति लीटर की वांछनीय सीमा निर्धारित की है। आयरन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ऑक्सीकृत हो जाता है। इसके बाद जल को ऑक्सीडाइजिंग मीडिया जैसे चूना के साथ प्रतिक्रिया करवाई जाती है। वातानुनाश के बाद ऑक्सीकरण द्वारा घुलित आयरन अघुलनशील फेरिक हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार अघुलनशील आयरन को निस्पंदन के माध्यम से आसानी से हटाया जा सकता है। आर्सेनिक को हटाना, BIS द्वारा निर्धारित आर्सेनिक की वांछनीय सीमा 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर है। इसे हटाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर और फिटकरी का उपयोग किया जाता है। भारत और भारतीय नदी प्रणाली में जल प्रदूषण नियंत्रण उपाय में भारत सरकार जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत जल संसाधनों की सुरक्षा करती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड SPCB के सहयोग से जल की गुणवत्ता निर्धारित सर्वोत्तम डेजिग्नेटेड बेस्ट यूज की अवधारणा विकसित की है। इसमें pH, घुलित ऑक्सीजन, DO, जैविक ऑक्सीजन मांग, BOD, कोलिफॉर्म मुक्त अमोनिया, विद्युत चालकता आदि जैसे मानदंड शामिल हैं। ये वर्गीकरण जल गुणवत्ता प्रबंधकों और योजनाकारों को जल गुणवत्ता लक्ष्यों को निर्धारित करने और गुणवत्ता पुनर्स्थापन कार्यक्रमों की जरूरतों और प्राथमिकताओं की पहचान करने में मदद करता है। नदी प्रदूषण जल संरक्षण पहले गंगा कार्य योजना GAP वर्ष 1985 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू की गई ये पहली नदी कार्य योजना ये आंशिक रूप से सफल रही है। वर्ष 2002 में बंद कर दी गई, जिससे जल गुणवत्ता में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP नदी को स्नान योग्य गुणवत्ता मानकों पर लाने के लिए लागत साझाकरण के आधार पर राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय तकनीकी सहायता प्रदान करती है। इससे नदी को प्रवाहित होने से पहले अनुपचारित मल जल का उपचार, औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, शमशान घाट पर लाए गए शवों का उचित दाह संस्कार सुनिश्चित करने के लिए विद्युत शवदाह गृह और स्नान घाटों में सुधार जैसे रिवर फ्रंट विकास कार्य आदि शामिल है। नमामि गंगे कार्यक्रम 2014 इसे नदियों के प्रदूषण को प्रभावी उन्मूलन और राष्ट्रीय गंगा नदी के संरक्षण एवं कायाकल्प के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया। कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ सीवेज उपचार अवसंरचना, नदी तट विकास, नदी सतह की सफाई, जैव विविधता, वनारोपण, जन जागरूकता, औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी और गंगा ग्राम, स्वच्छ गंगा
निधि भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत वर्ष 2014 में एक ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया। यह निवासी भारतीयों, अनिवासी भारतीयों, एनआरआई, भारतीय मूल के व्यक्तियों, पीआईओ, कॉरपोरेट्स, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को गंगा नदी के संरक्षण में योगदान करने की अनुमति देता है। स्वच्छ गंगा कोष में योगदान कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के दायरे में आता है। राष्ट्रीय गंगा परिषद गंगा नदी कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन राष्ट्रीय आदेश 2016 द्वारा स्थापित है। इसने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) का स्थान लिया है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। एनजीसी की कार्यान्वयन शाखा, जो नमामि गंगे कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रही है। स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) 2014, इसे पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय 2019 से द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त करना, डीओएफ बनाकर सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करना। स्वच्छ भारत मिशन के तहत घरेलू शौचालयों के निर्माण के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। स्वच्छ भारत मिशन 2020-21 से 2024-25 एक खुले में शौच मुक्त प्लस ओडीएफ प्लस का पर केंद्रित है, जिसमें ओडीएफ स्थिरता तथा ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) शामिल है। ओडीएफ प्लस को मनरेगा के साथ जोड़ा जाएगा तथा यह नवनिर्मित जल जीवन मिशन का पूरक होगा। राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एसपीसीबी) के सहयोग से सीपीसीबी द्वारा निष्पादित है। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किए गए प्रयास में अपशिष्ट और अन्य पदार्थों की डंपिंग द्वारा समुद्री प्रदूषण की रोकथाम पर लंदन कन्वेंशन 1996 प्रोटोकॉल द्वारा प्रतिस्थापित। लंदन सम्मेलन का उद्देश्य समुद्री प्रदूषण पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण स्थापित करना तथा इसे समाप्त करना है। सम्मेलन के उद्देश्य में समुद्र में अपशिष्ट डालने से होने वाले समुद्री प्रदूषण को रोकना, समुद्री प्रदूषण के सभी स्रोतों को नियंत्रित करना और प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाना शामिल है। मार्पोल कन्वेंशन 1973 यह जहाज़ों में होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करता है, जिसमें तेल, हानिकारक पदार्थ तथा कचरा शामिल है। 1996 प्रोटोकॉल यह विधेयक 1972 के सम्मेलन के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया और समुद्र में फेंके गए अपशिष्ट से नुकसान होने की संभावना होने पर उचित निवारक उपाय अपनाने का आह्वान करता है, भले ही इनपुट और इनके प्रभावों के बीच संबंध साबित करने के लिए कोई निर्णायक सबूत न हो। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) प्रोटोकॉल से संबंधित सचिवालय कर्तव्यों के लिए जिम्मेदार है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग की सुरक्षा, संरक्षण तथा पर्यावरण प्रदर्शन के लिए वैश्विक मानक निर्धारण प्राधिकरण। इसका मुख्यालय यूके में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की समुद्री पर्यावरण संरक्षण समिति समुद्री प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण में संगठन की गतिविधियों के समापन के लिए जिम्मेदार है। इसके उपायों में आकस्मिक और परिचालनात्मक तेल प्रदूषण शामिल है। बंकर सम्मेलन 2001 इस सम्मेलन के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि तेल रिसाव के कारण नुकसान उठाने वाले व्यक्तियों के पास पर्याप्त मुआवजा उपलब्ध हो। यह राज्य पक्षों के प्रादेशिक, समुद्र और अन्य क्षेत्र को सहित क्षेत्र में हुई क्षति पर लागू होता है। बेलास्ट जल प्रबंधन सम्मेलन 2004 इस अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन सम्मेलन का उद्देश्य हानिकारक जलीय जीवों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बेलास्ट जल के माध्यम से फैलने से रोकना है, जिससे संभावित रूप से आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रसार के लिए सबसे महत्वपूर्ण वाहक माना जाता है।
क्षेत्रीय तेल रिसाव आकस्मिक योजना, इसे दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम SACEP और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है, ताकि बांग्लादेश, भारत, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका के आसपास के समुद्रों में प्रमुख तेल प्रदूषण की घटनाओं से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आपसी सहायता की सुविधा मिल सके। जल संरक्षण, भारत की जल स्थिति, विश्व की 16% आबादी और वैश्विक क्षेत्रफल के 2.5% के साथ भारत के पास विश्व के जल संसाधन का सिर्फ 4% हिस्सा है। कच्छ और सौराष्ट्र की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां सिंधु, गंगा, सिंधु, कृष्णा, कावेरी, स्वर्णरेखा, पेन्नार, माही, साबरमती, लूनी सहित नदियों के बेसिन में जल संकट की स्थिति व्याप्त है। प्रति व्यक्ति जल स्थिति CWC के अनुसार देश में प्रति व्यक्ति उपलब्धता वर्ष 2025 में 1434 क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष से घटकर 2050 में 1219 क्यूबिक मीटर हो जाएगी। जल तनाव की स्थिति 1700 क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष से 1000 क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। जल की कमी की स्थिति 1000 क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष से कम होगी तो जल की कमी की स्थिति होगी। दीर्घकालिक जल की कमी 1000 क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष से लेकर 500 क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष हो जाएगी। पूर्ण कमी में 500 क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष से कम होगा तो पूर्ण कमी होगी। भारत की भूजल की स्थिति CWC के अनुसार भारत में वार्षिक पुनः पूर्ति योग्य भूजल संसाधन 432 BCM है, जिसमें से 393 BCM वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल उपलब्धता है। वर्तमान वार्षिक भूजल निष्कर्षण 249 BCM है, जिसका सबसे बड़ा उपयोगकर्ता सिंचाई क्षेत्र। भारत में ग्रामीण जल आपूर्ति का लगभग 85% भूजल पर निर्भर है। भूजल स्तर में औसत गिरावट से कुल कार्बन उत्सर्जन बढ़ता है, क्योंकि जल को पंप करने के लिए विद्युत की आवश्यकता होगी, जिसकी आपूर्ति बड़े पैमाने पर पारंपरिक जीवाश्म ईंधन से की जाती है। भारत के सिंधु गंगा मैदान उत्तर पश्चिमी मध्य और पश्चिमी भागों में सबसे अधिक गहन भूजल आधारित सिंचाई होती है। सरकार द्वारा किए गए उपाय में जल राज्य का विषय, इसलिए अक्सर जल संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा कदम उठाए जाते हैं और केंद्र सरकार ऐसे प्रयासों में सहयोग करती है। जल संसाधन, नदी विकास, गंगा संरक्षण मंत्रालयों को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के साथ मिलकर जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया, ताकि जल के संबंधित सभी मामलों को एक ही स्थान पर एकीकृत रूप से निपटाया जा सके। सरकार के विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए गए अटल भूजल योजना, अटल जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान 297 जिलों में 1592 जल तनावग्रस्त ब्लॉकों का ध्यान केंद्रित करेगा। जल जीवन मिशन, नाबार्ड के तहत सूक्ष्म सिंचाई निधि, जल संसाधन निकाय के लिए राष्ट्रीय अभिप्रेरक योजना NPP, ताकि अधिशेष में कमी वाले क्षेत्रों में जल स्थानांतरित किया जा सके। वर्षा जल संचयन, जल निकायों में कायाकल्प और भूजल के पुनर्भरण संबंधित योजनाओं में MOHUA द्वारा कायाकल्प और शहरी पर्यावरण के लिए अटल मिशन अमृत, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, वार्षण विकास घटक PMKSY WDC, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण केंद्रीय भूजल बोर्ड CGWB, यह जल शक्ति मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय और भूजल
एवं संबंधित मुद्दों के निपटने वाला शीर्ष संगठन है। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण CGWA, इसका गठन भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत देश में भूजल संसाधन के विकास प्रबंधन को विनियमित नियंत्रित करने के लिए किया गया। यह जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन विभाग के अधीन काम करता है। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण CGWA की कार्य और शक्तियों में पर्यावरण जल संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत शक्तियों का प्रयोग, दंड प्रावधानों का प्रयोग, देश में भूजल के विनियमन और नियंत्रण, प्रबंधन और विकास के लिए एवं अनिवार्य वर्षा जल संचयन के लिए दिशा निर्देश जारी करना। केंद्रीय जल आयोग CWC की स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी। यह तकनीकी संगठन है जो जल शक्ति मंत्रालय के हिस्से के रूप में कार्य करता है। इसे जल निकायों से संबंधित मुद्दों पर विभिन्न राज्य सरकारों को परामर्श प्रदान करने, जल संसाधनों के संरक्षण, नियंत्रण और उपयोग के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं का समन्वय करने का काम सौंपा गया है। राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम NAMNP जल संसाधन विभाग की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना, जिसका उद्देश्य जलभृत और जल उपलब्धता को रेखांकित करना है। भूजल संसाधनों के सतत प्रबंधन को सुगम बनाने के लिए केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। भूजल प्रबंधन एवं विनियमन योजना एक केंद्रीय क्षेत्र योजना का एक हिस्सा है। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना NHP यह एक अखिल भारतीय विश्व बैंक की सहायता प्राप्त केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसमें राज्यों को 100% अनुदान दिया जाता है। इससे वर्ष 2016 से 17 से वर्ष 2023-24 तक 8 वर्षों के लिए लागू किया गया। इसका उद्देश्य वास्तविक जल संसाधन डेटा अधिग्रहण, भंडारण, संयोजन और प्रबंधन के लिए एक प्रणाली प्रदान करना है। स्पंज शहर अवधारणा यह एक विशेष प्रकार के शहर को इंगित करता है जहां जल संरक्षण प्लस भंडारण प्लस पुनर्भरण प्लस स्थायी रूप से उपयोग किया जाता है। स्पंज शहर एक पारगम्य प्रणाली है जो स्पंज की तरह कार्य करती है और वर्षा जल को अवशोषित करती है। अवशोषित जल को मृदा द्वारा प्राकृतिक रूप से फिल्टर कर दिया जाता है तथा शहरी जलभृतों तक पहुँचने दिया जाता है। इससे शहरी या उपनगरीय कुओं के माध्यम से जल प्राप्त किया जा सकता है। इस जल को आसानी से उपचारित किया जा सकता है। शहर की जल पूर्ति के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ध्वनि प्रदूषण, अवांछित ध्वनि को मानव कान के लिए परेशानी, जलन और दर्द का कारण बनती है, शोर कहलाती है। इसे शोरगुल को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। मापक यंत्र में ध्वनि को डेसिबल dB में मापा जाता है, जो ध्वनि की प्रबलता को इंगित करता है। WHO के अनुसार इष्टतम शोर स्तर दिन में 45 dB और रात में 35 dB। मानव कान 85 dB तक के शोर को सहन कर सकता है। इससे अधिक शोर जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। 80 dB से अधिक जोरदार व खतरनाक होता है। 100 से 150 dB असुविधाजनक होता है। भारत में अनुमेय शोर स्तर में औद्योगिक क्षेत्र में दिन में 75 dB और रात में 70 dB, वाणिज्यिक क्षेत्र में 65 dB दिन में, रात में 55 dB, आवासीय क्षेत्र में दिन में 55 dB, रात में 45 dB। शांत क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, अदालत परिसर के 100 मीटर के भीतर के क्षेत्र शामिल होते हैं। शांत क्षेत्र में दिन में 50 dB, रात में 40 dB। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कानून पूर्व में वायु प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1981, वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ध्वनि प्रदूषण विनियमन नियंत्रण नियम 2000 के तहत मोटर वाहनों, एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर, डीजल जनरेटर और कुल निर्माण उपकरणों के लिए शोर मानक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत निर्धारित किए गए हैं। उपयोग से निकलने वाले शोर को वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1986 के तहत राज्य नियंत्रण
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) द्वारा विनियमित किया जाता है। 2005 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि ध्वनि प्रदूषण संविधान के अनुच्छेद 21 का प्रावधान करता है, जो जीवन और शांतिपूर्ण जीवन जीने के अधिकार की गारंटी देता है। प्लास्टिक प्रदूषण पृथ्वी के पर्यावरण में प्लास्टिक की वस्तुओं और कणों का संचय, जो मनुष्यों, वन्यजीवों एवं उनके आवास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, इसे प्लास्टिक प्रदूषण कहा जाता है। प्लास्टिक के प्रकार में माइक्रोप्लास्टिक प्लास्टिक के छोटे कण होते हैं जिनकी लंबाई 5 मिलीमीटर से कम लेकिन 1 माइक्रोमीटर से अधिक होती है। ये विभिन्न स्रोतों में उत्पन्न होते हैं, जिसमें बड़े प्लास्टिक मलबे का विघटन भी शामिल है। उपयोग में सौंदर्य प्रसाधन, व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों, औद्योगिक स्क्रबर्स, वस्तुओं माइक्रोफाइबर और प्लास्टिक विनिर्माण प्रक्रियाओं में वर्जित रेजिन, पैलेट्स का उपयोग किया जाता है। ये कण पूरे शरीर में भ्रमण कर सकते हैं तथा अंगों, लाल रक्त कोशिकाओं की बाहरी झिल्लियों में फंस सकते हैं तथा शरीर में ऑक्सीजन परिवहन की उनकी क्षमता को सीमित कर सकते हैं। मानव रक्त में भी माइक्रोप्लास्टिक पाया जाता है। बाजार में से निकलने वाले कई चुंबकीय गम प्रदूषण और पर्यावरण प्रदूषण के स्रोत माने जाते हैं। कई च्युइंगम उत्पादों में प्लास्टिक का उपयोग गम आधार के रूप में होता है। माइक्रोबीड्स 0.1 UM से अधिक और 5 mm से कम प्लास्टिक के बहुत छोटे टुकड़े होते हैं, जिन्हें स्वास्थ्य और सौंदर्य उत्पादों में मिलाया जाता है, जैसे कि कुछ क्लींजर एवं टूथपेस्ट, शीतलक क्रिस्टल में। माइक्रोबियल प्रदूषण में मुख्य योजनाकर्ताओं में से एक नियमित प्लास्टिक कचरा जिसका 90% पुनर्चक्रण नहीं किया जाता। नैनो प्लास्टिक में वे 1000 नैनोमीटर 1 माइक्रोमीटर से छोटे प्लास्टिक कण होते हैं और रासायनिक बाधाओं को पार कर जीवों एवं उनकी खाद्य श्रृंखलाओं में प्रवेश कर सकते हैं। प्राथमिक नैनो प्लास्टिक का जानबूझकर उत्पादन किया जाता है। विभिन्न उत्पादों में उपयोग किया जाता है, जैसे सौंदर्य प्रसाधन, वाशन पाउडर, अनुसंधान और निदान। द्वितीयक नैनो प्लास्टिक यह पर्यावरण में विशेष रूप से नदियों, महासागरों, प्लास्टिक के बड़े टुकड़ों में विखंडन से बनता है। सिगरेट के टुकड़े, चश्मे के लेंस, कार के टायर, सभी में प्लास्टिक आधारित पॉलीमर्स होते हैं, जो इन्हें प्लास्टिक प्रदूषण के महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनदेखे स्रोत बनते हैं। प्लास्टिक बैक्टीरिया को खतरनाक बना रहा है। सुंदरवन में प्लास्टिक के छोटे छोटे कण बैक्टीरिया के लिए मिलन स्थल के रूप में कार्य करते हैं। ये सूक्ष्मजीव अक्सर प्लास्टिक को तोड़ते हैं, एंटीबायोटिक्स का विरोध करते हैं, भारी धातुओं को सहन करने जीन ले जाते हैं। जैसे जैसे प्लास्टिक प्रदूषकों को इकट्ठा करता है, वे बैक्टीरिया को इन गुणों को साझा करने में मदद करते हैं, जिससे इंसानों का ज़्यादा मजबूत और दवा प्रतिरोधी कीटाणुओं के पहुंचने का खतरा बढ़ जाता है।